अब हम चलेंगे, पहला टॉपिक मैंने दे दिया है, दूसरा टॉपिक हम चल रहे हैं जिसका नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ विश्वास के साथ अब देखिए अवश्य क्वेश्चन आएगा। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन या आर्थिक समृद्धि कहलाता है। मतलब मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। मतलब क्वांटिटिव चेंज जैसे ही होगा तभी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। क्लियर होगा? चलिए, ये बात तो समझ गए। और सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन जितने भी उत्पादन करते हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति वह प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी, देखिए प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन करे या प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में अगर वृद्धि कर रहा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है, तो क्या दर्शाता है? तो आर्थिक समृद्धि दर्शाता है। आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करता है। तो आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिकल ग्रोथ को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति होगा तभी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, या भौतिक में हो या समग्र उत्पादन में हो। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन बोलिए हो रहा है, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पूंजी निर्माण होएगा तभी तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। अगर पूंजी निर्माण हो रहा है देश में, है ना, तो नॉर्मल बात है कि अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा और ये इकोनॉमिकल ग्रोथ होंगे। इसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा मतलब अवश्य होगा और वृद्धि होगा इकोनॉमिकल ग्रोथ में, ये समझ जाइए, ये भी बात है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे, आर्थिक समृद्धि का मतलब ही हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ का अगर सबसे उपयुक्त मापदंड पूछे, मतलब सबसे बेहतर तरीका पूछ रहा है, क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जरूरी है, तभी हो सकता है आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इसी को बोला जाता है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा तभी। चलिए, ये भी समझ गए। तरीके मैं बदलते रहूंगा, सिर्फ आप सुनते रहिएगा, एग्जाम क्रैक करके आप आइएगा, आपका रिजल्ट अवश्य होगा। जो मैं पढ़ा दूंगा वो नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। वो सिर्फ सुनना है आपको, ना लिखना है ना पढ़ना है। ये मुझ पे विश्वास करके आप पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो है किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2006 और 7 में जो है प्राप्त की है, जो कि कितना 9.6% प्राप्त की है। सर्वाधिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत में, ठीक है, याद रखना है। 2006 और 7 पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्लियर करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इसलिए थोड़ा सा अलग रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जैसे गुरुकुल होते थे तो जाके पढ़ाए जाते थे, पढ़ते थे जाके बच्चे। आजकल क्या है कि आप घर पे रहते हैं, तो घर में क्या होता है कि आप इतनी किताबें, इतने लोगों का लेक्चर है ना, कि आपके दिमागों में बैठ नहीं पाता। और मुझे लगता है कि कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा कॉम्पिटिशन के लिए। हमें लगता है वन लाइनर ही हम इतने बार बोलेंगे ना, कोई डिटेल आवश्यकता नहीं है। और जितना मैं बुक पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़ के जाइए। जीके जीएस का मैं वादा करता हूँ कि आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं, ये नैनी कार्ड भी बोलता है। तो प्लीज़ आप भरोसा करके, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आपको लगता होगा कि मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है कि मुझे ज्ञान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कहने का मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने में थोड़ी गलती करता हूँ तो नॉर्मली है कि आप उस पे नज़र रखते हैं और मेरी बात को सुनते हैं तभी तो टोक पाते हैं। ये भी मेरा एक सिखाने का तरीका, नहीं तो एडिट का ज़माना है, एडिट कर देता, पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? आप सोच सकते हैं। तो चलिए, तो प्लीज़ जो कमेंट करते हैं थोड़ा-सा विचार करके करिएगा। मेरा तरीका है वो पढ़ाने का। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो देखिए, नॉर्मल बात है कि इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होते हैं वो दर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? भारत में अगर बचत देखा जाए, सेविंग देखा जाए और पूंजी निर्माण की बात करें तो ऊंची दर है, समझ गए? लेकिन समृद्धि दर कम तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना, यही तो दिक्कत है। पूंजी उत्पादन का जो रेशियो होता है वो अधिक होता है, इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए ग्रोथ जो है कम होता है। और सुनिए,
आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिकल ग्रोथ तथा आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस प्रकार की अवधारणा है? तो हम जानते हैं वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों है। सही बात है, वस्तुनिष्ठ भी है और व्यक्तिनिष्ठ भी। क्यों? अगर आर्थिक विकास करना है तो किसका करेगा? मानव से ही संबंधित है, तो व्यक्तिनिष्ठ होगा, ऐसे याद कर लीजिए। आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे तो अरे भाई कुछ भी वस्तु को बेचिएगा तभी तो आर्थिक रूप से होगा, या किसी भी कंपनी में जॉइन करते हैं तो कैसे करते हैं, या आप टीचर बने हैं तो कैसे बनेगा? किस स्टूडेंट को अपना नॉलेज दीजिएगा, उसको स्कूल में जाकर पढ़ाइएगा, तो एक तरह से वस्तुनिष्ठ ही काम कर रहे हैं हम, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई, किताब के माध्यम से, तो ये एक तरह से बिज़नेस है ना? तो आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, आर्थिक विकास मतलब व्यक्तिनिष्ठ है। क्लियर हो गया? दोनों मैंने स्पष्ट किया है। अब सोच लीजिए कि अगर हम मात्रात्मक विकास की अगर बात करेंगे, तो हम क्या लगाएँगे? इकोनॉमिकल ग्रोथ को टिक लगा के आ जाइएगा। अगर मान लीजिए आर्थिक समृद्धि की बात होगी, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब कि उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होगा, लेकिन दोनों में मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, दोनों अगर बात होगी, तो समझ जाइएगा उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, आर्थिक विकास की बात हो रही है। दोनों का अंतर समझ जाइए, बहुत पूछता है। तो अगर पूछ दे कि आर्थिक समृद्धि क्या है? तो उसमें सिर्फ़ मात्रात्मक परिवर्तन होगा, मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पूछेगा, तो इसमें बोलिएगा क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों। याद रखना है, दोनों में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में, तब वो होगा आर्थिक विकास। ये इस पे जोर दिया, मतलब कि ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है। एक बार नहीं, 3-4 बार, और बीपीएससी वाले इकोनॉमिक्स जिनका स्पेशल है उनके लिए तो और है। और सुनिए, आर्थिक विकास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है? अब हम जानते हैं कि अगर आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जान गए कि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो अब बात है कि इसका मुख्य संकेत क्या समझेंगे? इसका इंडिकेशन क्या समझेंगे? तो हम यही समझेंगे कि मानव पूंजी में वृद्धि होगा, मानव पूंजी में वृद्धि होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा। असमानता में कमी होगी, असमानता नहीं रहना चाहिए, समान रूप से रहिएगा तभी तो होगा। और अर्थव्यवस्था में संचारनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, मतलब ये संचारनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, क्रिएटिविटी टाइप का होना चाहिए, समझ गए? असमानता में कमी होना, मानव की पूंजी में वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो, है ना? तो इस तरह के परिवर्तन होते रहेगा, तभी आर्थिक विकास होना संभव। चलिए, क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं, क्वांटिटी और हमेशा याद रखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होगा तभी विकास हो पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो हम जानते हैं वर्ष 2006 और 7 में ही रही थी, जो कि 9.6% रही थी, जो कि ये पूछ चुका सवाल है। बस देखिए सवाल को कैसे घुमा दिया। आप जो सवाल पूछे थे वो सवाल था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि हुई, ग्रोथ हुई? तो हम बताए 2006 और 7 में बताए 9.6% ग्रोथ हुआ। अब यहीं पे देखिए आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात, जब आर्थिक उदारीकरण जब लागू हुआ उसके पश्चात, उसके मतलब बाद किस वर्ष आर्थिक विकास दर हुआ था? तो हम जानते हैं 2006 और 7 में हुआ था। बस उदारीकरण शब्द दे दिया तो क्या हुआ? पश्चात तो दे दिया, मतलब 2006 और 7 किस में हुआ था? जो कि आर्थिक उदारीकरण आया था, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम बताएंगे। देखिए किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में रही थी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में होना मजबूरी था, क्या कर सकते हैं। अब बताइए कि मैंने पंचवर्षीय योजना का एक टॉपिक स्पेशल पढ़ा है, अगर आप पढ़े हैं मेरा वीडियो का अगर पंचवर्षीय योजना का, तो प्लीज़ आप बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई? नहीं तो वेट कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का, जो हम बताएंगे आपको। अब जैसे किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक मतलब 7.8% रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। सोचिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में फिर विकास दर जो है क्या रहा? सर्वाधिक रहा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ? क्योंकि टोटल तो 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। उसके बाद मोदी जी आ गए, नीति लागू कर दिए, नीति आयोग ला दिए। तो बताइए डेट मेंशन कीजिए, नहीं तो वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो। सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी बोलते हैं में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो हम बताएंगे आर्थिक विकास दर कहलाती है। तो मतलब चेंज, कि अगर दर है, अगर चेंज हो रही है जीडीपी में, तो समझिए आर्थिक विकास निश्चित है। अब सुनिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता
सूचांक जिसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे PQLI का प्रतिपादन किया था। तो कौन किया था? तो मॉरिस ने किया था, जिसको वर्ष 1976 समय बताया जाता है, जिसे शॉर्ट में बताया गया है PQLI। P से होता है फिजिकल, Q से होता है क्वालिटी, ऑफ, L से होता है लाइफ, I से होता है इंडेक्स। हो गया ना? तो इसका अगर प्रतिपादन बोली तो कौन लाया? तो मॉरिस लाए थे वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम मतलब बेसिक नीड अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक द्वारा ही तो किया गया था। समझ में आ गया? अगर पूछे आपसे कि 1970 में जो है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा। यही आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम को ही बेसिक नीड्स अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अप्रोच बोलते हैं ऐसे, अप्रोच एस लग गया ना, अप्रोच। क्लियर हो गया? और कब? 1970 में। सिंपल थी बातें। सवाल है कि आर्थिक विकास के मापन हेतु कार्य शक्ति क्षमता विधि जिसे PPP बोलते हैं, PPP का प्रतिपादन किसने किया था? तो GR कैसेल ने किया था। देखिए ये बताना मैं भूल गया था, PPP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो P से एक होता है परचेजिंग, P से होता है पावर, और एक P से होता है पैरिटी होता है। ठीक है, क्लियर। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता जिसे परचेसिंग पावर, पैरिटी जिसे PPP बोलते हैं, देख लिए है ना, के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए बढ़िया से कर देता हूँ, समझा देता हूँ। अब समझ गए कि क्रय शक्ति क्षमता का हम समझ गए कि परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में PPP बोलते हैं। और इसी पे क्या हुआ, ये विश्व बैंक के अनुसार हुआ था। ठीक है, ये बात करते हैं तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है हमारा भारत जो है, इंडिया, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP के अनुसार। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो मानवीय पूंजी माना जाता है। ये सत्य बात है। अगर ज्ञान की बात हो अर्थतंत्र में, अर्थव्यवस्था के अनुसार याद रखिएगा, ज्ञान, तकनीकी जो कुशलता होते हैं और या शिक्षा, ये तीनों जो डाला जाता है ये मानव पूंजी में डाला गया, क्योंकि मानव के विकास के लिए हो रहा है, पूछ चुका है। और अगर मेरा BPSC का प्रीवियस ईयर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आज तक आ चुके हैं जितने भी BPSC हैं, उसका जो है नल अकाडमी 2.0 पे मैं डाल चुका हूँ, सीरीज वाइज करके आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिदर्श गांव जिसे सैंपल विलेज बोलते हैं से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधारीय संरचना प्रदान करेगा, सुख साधन प्रदान करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, स्वास्थ्य संबंधी सूचांक जो है ये सब उससे प्रदान होगा। ठीक है, प्रतिदर्श गांव। तो भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक अगर देखा जाए तो सैंपल विलेज से संबंधित जानकारी देता है, जिसमें आधारीय संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सूचांक से संबंधित है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे HDI बोलते हैं को प्रस्तुत किया जाता है? तो वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में UNDP बोलते हैं। इसके द्वारा भी किया जाता है। इसमें 3 सवाल बना। क्या सवाल बना? तो सुनिए, UNDP द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया? तो मानव विकास सूचांक जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या कहते हैं शॉर्ट में, तो UNDP कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मानव विकास सूचांक को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HDI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेंगे। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 से ये जो है शुरू हुआ था, हम जानते हैं, और UND के तहत ही आया था मानव विकास, हम समझ गए। चलिए ये भी हो गया। और सवाल सुनिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक जिसे HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा? महबूब उल हक द्वारा किया गया था। किसका? तो एचडीआई का किया था, मतलब मानव विकास सूचकांक का किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हुआ था महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक जिसे हम एचडीआई बोलते हैं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, सुनते जाइएगा, के 3 मुख्य घटक हैं, कौन से हैं बता सकते हैं? तो जीवन प्रत्याशा और शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से जो सवाल बनेंगे वो हम करेंगे। पॉइंट सुन लीजिए कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाते हैं। कब? 29 जून। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नेशनल जो इनकम है उसमें सवाल कैसे आएंगे, किस तरह से। तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। ये समझ में आया कि किसी निश्चित अवधि मतलब समय के लिए जो है एक देश की राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष होता है, हम जानते हैं, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं पुराना। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो है क्या होता है, उत्पादित जो अंतिम वस्तु होते हैं, उत्पादन जब होता है जो अंतिम वस्तु होता है और सेवा जो होता है उसके क्या होते हैं, मौद्रिक मूल्य के बराबर होते हैं। इन दोनों के मौद्रिक मूल्य के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? अभी वित्तीय वर्ष में ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लीजिए राष्ट्रीय आय बराबर अगर पूछेगा तो घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय अगर पूछते आपसे, मतलब नेशनल इनकम पूछते तो आगे तो घरेलू आय लगा दीजिएगा, प्लस विदेशों से जो प्राप्त होता है शुद्ध का जो कारक है वो लगा दीजिएगा। अगर बात करें कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जिसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे कहलाते हैं या कौन कहलाते हैं? तो साइमन कुजनेट्स कहलाते हैं। कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति जिसे नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। तो यही तो बात मैंने बोला कि पीसी महालनोबिस जो थे इनका जन्म 29 जनवरी को होता है, इसलिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर। पीसी महालनोबिस जो हैं ये जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे और इंग्लिश में पूछता तो नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष बने थे। और ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, ये भी जान लीजिए। और किस वर्ष? तो 1949 में बनाया गया था, मतलब 1949 में बनाया गया था। अगर बात करेंगे हम लोग कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का कारण क्या है? तो हम जानते हैं उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के कारण होता है और जनसंख्या वृद्धि की दर की ऊंचाई के कारण होता है। 2 कारण समझ गए कि एक तो उच्च पूंजी उत्पादन का रेशियो जो होता है, अनुपात होता है, वो दिक्कत है, और एक तरफ है कि जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर के कारण ये होता है। आगे देखते हैं। इतना तो समझ गए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर होगा तो दर मंद होने का मुख्य कारण यही है कि वृद्धि होने के बाद भी क्यों हो जाता है स्लो रेट। तो याद रखिएगा उच्च पूंजी उत्पादन रेशियो के कारण हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि की ऊंचाई दर के कारण रेट के कारण हो जाता है। ये हम पढ़ लिए। और जानकारी दीजिए कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है बचत मतलब सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो है बहुत ही बचत सर्वाधिक योगदान करता है, मतलब सेविंग के मामले में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में अगर बात करें तो भारत की घरेलू बजटों में जो बचत होते हैं, सेविंग होते हैं, में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है, मतलब फिजिकल जो एसेट्स होते हैं
उसकी है, परिसंपत्ति जो होती है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का क्या बोलते हैं, ये हिस्सा माना जाता है। चलिए ये तो बात हम समझ गए। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जिसे पर कैपिटल इनकम बोलते हैं सबसे कम है, तो बिहार का है। तो वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार का सबसे कम है पर कैपिटल इनकम जो पूछा जाए तो आप बताइएगा बिहार का। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष कब किया गया था, 1867 से लेकर 68 में किया गया था। मतलब 67 से 68, 1867 से 68, 67 मतलब 67, 68 बोले 68 में किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। प्रति व्यक्ति आय उस समय के हिसाब से कितनी थी, 20 रुपया थी। कौन बताए थे, दादा भाई नौरोजी। कहाँ बताए थे, तो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अब देखिए वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का सर्वाधिक है। बात खत्म। सोचिए औसत प्रति व्यक्ति आय अगर पूछे तो गोवा का सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर, समंको मतलब नेशनल इनकम स्कोर का जो है आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई भारत में जो नेशनल इनकम स्कोर है वो आकलन जो किया जाता है किसके द्वारा करेंगे, तो हम बताएंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा करेंगे, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। चलिए सबसे सिंपल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सवाल सुन लीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस जिसे हम CSO बोलते हैं, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे NSSO बोलते हैं का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को ही तो लिया गया जिसे NSS जो है ओ बोलते हैं, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं। तो देखिए NSSO था, ये हम समझ गए, नेशनल प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये था शॉर्ट में NSSO का। अब ये देखिए NSSO और CSO दोनों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब विलय होने के बाद मतलब जोड़ देने के बाद कौन सी नई संगठन हो गया, तो राष्ट्रीय नेशनल कार्यालय हो गया, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गया, मतलब NSO हो गया। सोचिए हिंदू वृद्धि दर मतलब हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। इसमें क्या सोचना, चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। तो MCA 21 जिसे मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है, तो हम बताएंगे कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है, तो MCA शुरू किया गया, मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक खुली अर्थव्यवस्था जिसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं में जो है अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय अगर पूछे, मतलब राष्ट्रीय आय जिसे हम शॉर्ट में वाई का इंडिकेशन देते हैं, से क्या तात्पर्य होता है, तो शॉर्ट में हम समझ गए C+I+G++ हो गया बराबर हो गए X माइनस M हो गए। तो आप हर ढंग में देख सकते हैं, जैसे कि C का मतलब होता है उपभोग, ठीक है, और प्लस में निवेश का मतलब होता है I जिसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और G का मतलब होता है क्या बोलते हैं, सरकारी, ये हो गया गवर्नमेंट, ये क्लियर हो गया। और अगर प्लस में ब्रैकेट में दे दे तो आप देखिएगा X मतलब होता है निर्यात और आयात मतलब होता है M, याद रखिएगा, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इंग्लिश में। तो यही आपका दिया हुआ है पूरे में, ये खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, जिसमें राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है ये बता रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसी में घरेलू अगर उत्पाद की बात करें, GDP की बात करें, तो GDP का अगर देखा जाए तो उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी। अब सरकारी है तो GDP, अब इसी का देखिए बराबर में व्यय, पूरा टोटल का व्यय G में कर दिया, प्लस ब्रैकेट में क्या कर दिया है, X का निर्यात और M का माइनस में करके आयात कर दिया है। बस इतना ही है, तो इसमें हमको नहीं लगता कुछ करना है, ये सूत्र आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए यहाँ पे है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP के आधार पर विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो भारत है। सोचिए मतलब GDP
मतलब सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अगर पूछेगा विश्व में या विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन-सी है? तो हम बताएँगे भारत, हमारा इंडिया और क्या। अब और सवाल सुन लीजिए, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर मतलब टैक्स के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी याद रखिएगा। अब और सुन लीजिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर भारत में अगर पूछेगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे आर्थिक क्षेत्र में, तो हम बताएँगे सेवा क्षेत्र। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है, तो हम बताएँगे लगभग 46% योगदान है। मतलब 46% योगदान माना जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। चलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे हम जीएनपी बोलते हैं। जीडीपी एक होता है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, ठीक है? जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अगर हो, जीएनपी होगा। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस, ठीक है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। चलिए, ये क्लियर हो गए। तो अगर पूछे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में जीएनपी क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय उत्पाद का जो होता है प्रोडक्ट का मूल्य मापन माना जाता है, याद रखेंगे। ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना अगर पूछे किस वर्ष, तो 1950 बताइएगा। 1950 1950 में बता देंगे और सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो सुनिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो है स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ये सवाल पूछेगा। अगर पूछे कि जीडीपी आंकड़ों में जो है आधार वर्ष 2004 और 5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया? तो हम बताएंगे वर्ष 11-12 कर दिया गया। समझ गए? मतलब जीडीपी का जो हम बताए थे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके आंकड़े के अनुसार क्या हुआ कि 2004 और 5 को बदलकर अब आधार वर्ष नया कौन सा 11-12 कर दिया। ये आपसे पूछेगा। अगर मान लीजिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो बीके राव के द्वारा किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का गणना, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम। और कब? 1931 और 32 के समय बताया जाता है, अवधि बताया जाता है। अगर पूछे अर्थशास्त्र में बाह्य मूल मतलब बाहरी मूल से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बता दीजिएगा। तो आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक नकारात्मक परिणाम दोनों होते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलते हैं, उसमें समझना होता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर जो समझ गया कि पॉजिटिविटी में ये सब कुछ है, तो आगे बढ़ गया। ये ध्यान रखना है। ये इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। इस बाद आप इस तरह करते रहिए। जल्द ही आपका जो है पीपीटी तैयार कर रहा हूँ। बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा है उसका एमसीक्यू ला रहा हूँ स्पेशली आपके लिए, और वो भी पूर्वावलोकन का 1 लाइनर का एमसीक्यू तैयार करके मैं ला रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर दम ना हो तो देखिएगा मत, अगर दम निकल गया तो देखना छोड़िएगा मत, क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल कहीं आएगा